very short video. I'm just going to discuss some important highlights of the chapter amalgamation. Okay, I'm not be discussing some long concepts, but yes, some short tips or important things that you may lack somewhere. See, amalgamation के chapter में हम लोग सबसे पहले जो सीखते हैं वो है purchase consideration निकालना. क्योंकि amalgamation क्या हो रहा है, एक दो से ज़्यादा कंपनियाँ बिक रही हैं और उन्हें कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी मतलब दो से ज़्यादा कंपनियाँ बिक के कोई तीसरी कंपनी बना रही है. ठीक है, लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड is getting dissolved, is getting liquidated, and they get converted into now at least two companies needs to be there. Okay, two companies need to be there. X हो सकता है, Y हो सकता है, C लिमिटेड हो सकता है, D लिमिटेड हो सकता है. ये सब एमलगमेट होके नई कंपनियां बनती हैं. ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि एमलगमेशन में जब एक कंपनी अपने आप को बेच रही है और नई कंपनी में कन्वर्ट हो रही है, तो ये कंपनी जब सब कुछ बेच देगी तो इससे इस कंपनी से पैसा चाहिए, और दिस पैसा इज नथिंग बट परचेज कंसिडरेशन. परचेज कंसिडरेशन निकालने के दो मेथड होते हैं, नेट पेमेंट मेथड, नेट एसेट्स मेथड. देखो, परचेज कंसिडरेशन निकालने के दो मेथड हैं, यानी कि अमाउंट, परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट निकालने के भले ही दो मेथड है, नेट पेमेंट या नेट एसेट, बट ये अमाउंट फर्दर कैसे दिया जा रहा है वो भी क्वेश्चन में आपको दे सकते हैं. यानी कि अब मैं आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ, नेट पेमेंट मेथड में तो सीधा बता दिया जाता है. अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात, परचेज कंसिडरेशन दिया जा रहा है, किसको दिया जा रहा है, यानी कि इस कंपनी, ये कंपनी जो अपने आप को बेच रही है, इस कंपनी को पैसा मिल रहा है, दैट इज़ परचेज कंसिडरेशन मिल रहा है. तो किसको दे रहे हैं, कंपनी में तो बहुत सारे लोग हैं, क्रेडिटर्स हैं, डेटर्स हैं, एंड उसके बाद आपके शेयर होल्डर्स हैं. माइंड यू, जब हम परचेज कंसिडरेशन की बात करते हैं, वी हैव नथिंग टू डू विथ हु आर द क्रेडिटर्स और द डेटर्स ऑफ द कंपनी. हम लोग बात करें कि ये जो बेचारी कंपनी बिक रही है, इसकी शेयर होल्डर्स को कितना पैसा दिया जा रहा है, और सिर्फ शेयर होल्डर्स को दिए जाने वाला पैसा ही परचेज कंसिडरेशन कहलाता है. क्रेडिटर्स, डिबेंचर होल्डर्स, इन सबको दिए जाने वाला पैसा परचेज कंसिडरेशन नहीं कहलाता, उसकी अलग से बात होगी. लेकिन अभी हम फ़िलहाल परचेज कंसिडरेशन की बात कर रहे हैं, जो कि सिर्फ शेयर होल्डर्स, और शेयर होल्डर्स में आपका इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स दोनों आता है, उनको क्या पैसा दिया जाता है. तब उनको क्या पैसा दिया जाता है उसे परचेज कंसिडरेशन कहते हैं, जिसे निकालने के दो तरीके होते हैं, नेट पेमेंट मेथड और नेट एसेट मेथड. नेट पेमेंट मेथड में तो डायरेक्टली बोल दिया जाता है कि हम लोग इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ये दे रहे हैं, यानी कि हम अपनी कंपनी के इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं, हम अपनी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स दे रहे हैं, हम डिबेंचर्स दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं, बिल्डिंग दे रहे हैं, फ्लोर दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं. जब डायरेक्टली क्वेश्चन में बता दिया जाए कि हम ये दे रहे हैं और आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, यानी कि हमें पेमेंट बता दिया है, हमें बस इनको ऐड करना है, इसलिए इसको नेट पेमेंट मेथड बोलते हैं. और फर्दर, ये तो हो गया हमारा कंसिडरेशन का अमाउंट, हमें पेमेंट ऑलरेडी बता दी गई थी. और जब हम कंसिडरेशन पे करेंगे तो किस किस रूप में की जाएगी, ये भी हमें कॉम्पोनेंट्स बता दिए गए. तो नेट पेमेंट मेथड दो काम करता है. नेट पेमेंट मेथड के थ्रू आपको परचेज कंसिडरेशन भी पता चल जाती है, प्लस वो कंसिडरेशन कैसे पे होगी, क्या क्या कॉम्पोनेंट्स है, इक्विटी शेयर, कैश, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, बिल्डिंग, ये भी पता चल जाता है. नेट एसेट मेथड क्या होता है, नेट एसेट मेथड में ना हम सिंपली जिस कंपनी को खरीद रहे हैं उसके एसेट माइनस लायबिलिटीज़ करके जो अमाउंट बचता है मुझसे दे देते हैं. जैसे कि मैं बताऊं, आज मैं एक्स लिमिटेड को खरीद रही हूँ. एक्स लिमिटेड में 10 रुपये के एसेट्स थे, 6 रुपये की लायबिलिटीज़ थी. तो ऑब्वियसली मैंने क्या किया, मैंने उनका 10 रुपये का जो एसेट था मैंने ले लिया, और उसमें से 6 रुपये तो लायबिलिटी पे करने में चले गए. तो मेरे पास नेट एसेट्स 4 रुपये के बचे हैं, तो वो मेरे पास रह जाएंगे और 4 रुपये मैं इनको पेमेंट कर दूँगी. तो यहाँ पे आपको पेमेंट बता नहीं रहे कितनी पेमेंट करनी है, आपको बोला जा रहा है एसेट माइनस लायबिलिटीज़ करो, खुद पेमेंट निकालो. अब ये 4 रुपये कैसे पे होंगे, ये क्वेश्चन आपको बताएगा कि 4 रुपये अगेन इक्विटी शेयर के थ्रू पे हो रहे हैं, डिबेंचर्स के थ्रू पे हो रहे हैं. ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा है कि व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग. अरे ऑब्वियसली 4 रुपये के एसेट्स जब मैं रख रही हूँ तो मुझे कुछ तो पे करना पड़ेगा ना उस कंपनी को, जिसके मैंने 4 रुपये के नेट एसेट्स रखे हैं. तो इधर इक्विटी शेयर्स आई कैन पे, डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, कैश हो सकता है, बिल्डिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. तो आपको एक डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि भले ही परचेज कंसिडरेशन हम नेट पेमेंट के थ्रू निकाले, नेट एसेट के थ्रू निकाले, ये दोनों हमें परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट अलग अलग दे देते हैं. लेकिन नेट पेमेंट में ना कॉम्पोनेंट्स ऑलरेडी दिए होते हैं कि इस ये सब चीज़ों के थ्रू आपको पेमेंट करनी है. तो आपको अमाउंट पता चल जाता है, प्लस कॉम्पोनेंट्स भी पता चल जाते हैं कि कैसे कैसे पे होना है. लेकिन नेट एसेट्स में हम एसेट्स माइनस लायबिलिटी से सिर्फ अमाउंट निकाल सकते हैं, लेकिन ये अमाउंट एक्जैक्टली कैसे पे हो रहा है ये आपको क्वेश्चन बताएंगे. ना आई थिंक ये बहुत ईजी चीज़ भी हो सकती है, बट
अगर कहीं किसी को अंडरस्टैंडिंग में ग्लिच हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, तो आई थिंक दिस वीडियो इज़ गोइंग टू हेल्प यू।